Hey guys, this is Nikhil Kumar here. I have started my new YouTube channel. I'll be posting various study materials in this channel. So that can be aptitude, general knowledge, current affairs, international affairs, etc. according to your demand. तो पहले मैंने डिसाइड किया है इंटरनेशनल रिलेशन जो भी होंगे वेरियस कंट्रीज़ के उनके ऊपर मैं वीडियोस डालूँ और पहला लेक्चर जो भी पहला वीडियो है मैं इंडिया और इसराइल के रिलेशन के ऊपर डाल रहा हूँ। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे नहीं लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इंडिया और इसराइल के रिलेशन के बीच में, ठीक है। तो देखा जाए अगर मैप को तो हम देखेंगे कि इंडिया कहाँ है और इसराइल कहाँ है। इंडिया हमारा प्यारा सा कंट्री सबको पता है कहाँ है, ये रहा इंडिया हमारा, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। और वहीं बात करें इसराइल की, इसराइल कहाँ है तो देखेंगे तो इसराइल यहाँ पे है। ये छोटा सा जो एरिया है इसराइल का है, अरब कंट्रीज़ के बाजू में साइड में, यहाँ पे सीरिया इराक जॉर्डन जो भी कंट्रीज़ है उनके बाजू में यहाँ पे इसराइल है जहाँ मैंने अभी मार्क कर दिया, ठीक है। ये छोटा सा ज़मीन है। ज़मीन को लेके भी इसराइल का बहुत अपना ही इशू रहा है। हिस्ट्री में देखा जाए तो हज़ारों सालों से वो स्ट्रगल कर रहे हैं ज़मीन को लेके कि हमें थोड़ा सा ज़मीन मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसराइल को, तो इसराइल के बारे में जानने के लिए उनके थोड़ा हिस्ट्री को जान लें। तो इसराइल में जो मेजर कम्युनिटी होती है, मेजर कम्युनिटी जो है जेविश कम्युनिटी रहती है। और ऐसा माना जाता है कि जेविश जो होते हैं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, सब जगह महारत हासिल करके रखा है उन्होंने। अगर उनकी हिस्ट्री पे देखा जाए तो ये रहा था बात। और अभी देखा जाए कि नोबेल प्राइज़ विनर्स, अलग अलग नोबेल प्राइज़ विनर्स रहे हैं इतिहास में देखा जाए तो, और उनमें से बहुत सारे नोबेल प्राइज़ विनर जो है वो जेविश से रहते हैं। तो हम ऐसा कि मान के चल सकते हैं कि उनके पास एक्सट्रीम टैलेंट होता है, बहुत ही टैलेंट होता है हर फील्ड में, जिस फील्ड में देखा जाए। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्हें बाकी कंट्रीज़ लैंड नहीं देना चाहती। अगर ये उन्हें लैंड दे देगी तो उनका खुद का कैपिटल होगा और उनके पास टेक्नोलॉजी तो है पहले से, तो अलग ही सुपर नेशन बन सकती है। तो ये भी एक हम बोल सकते हैं कि रीज़न रहा है कि इसराइल को कभी भी उतना लैंड नहीं मिल पाया, तो और लेकिन वो अपने लैंड के लिए आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी हमने देखा कि फ्रॉम द पास्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स जेविस हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर देयर लैंड, ठीक है। अब देखा जाए 1948 में क्या हुआ था। तो 1948 में जो इसराइल था, तो एक वॉर हुआ था अरब नेशंस के बीच में, जो कि सऊदी अरब, फ़लस्तीन वगैरह ये सब नेशन थे, और इसराइल के बीच में वॉर हुआ था। और इसराइल जो थे उन्होंने फ़लस्तीन नेशन को ऑक्यूपाई कर लिया था और एक नए नेशन के रूप में इमर्ज हो गए थे। तो 1948 के थोड़ा पहले देखा जाए तो क्या होता था आपको पता है कि इसराइल के पास तो इतू सा ज़मीन होता था, छोटा सा ज़मीन होता था, उनको उसको एक्सपेंड करना रहता था। अब वो एक्सपेंड करें कैसे, कोई देता तो था नहीं, फ्री में तो कोई ज़मीन देगा नहीं। तो वो क्या करते थे कि धीरे धीरे करके ज़मीन खरीद रहे थे, तो खरीद के एक्सपेंड करते जा रहे थे खुद को। तो अरब नेशन को खटक रही थी ये बात, तो बीच में इसलिए लड़ाई हो गया था उनके बीच में। तो लड़ाई में इसराइल के पास हमेशा पावर रहा है, टेक्नोलॉजी रहा है, उस हिसाब से उन्होंने अरब नेशन को पछाड़ दिया था और फ़लस्तीन एरिया को, जो कि एक बहुत ही होली स्पेस रहा है, इब्राहिम जो कम्युनिटी रहती है इस्लामिक, जो भी देखा जाए उनके लिए फ़लस्तीन जो जगह होती है बहुत ही होली जगह रही है, पवित्र मानते हैं उनको। तो उसको इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। तो जो अरब नेशंस और इसराइल रहा है हमेशा उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है, हमेशा लड़ते ही रहते हैं। तो अब जब 1947 में वो जीत के 1948 में जब अपना नेशन बना रहा था, तो इंडिया इसमें कैसा रोल प्ले करता है। तो इंडिया जो था वो कि जो उसने अगेंस्ट में वोट किया था कि हम नहीं भाई, हम नहीं मानेंगे कि इसराइल नया कंट्री नहीं फॉर्म करेगा। तो क्या होता है, कोई भी नई कंट्री या नई नेशन बनती है तो उसके लिए जो भी मेजर कंट्रीज होते हैं तो सब वोट करते हैं कि हाँ ये नया कंट्री बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो इंडिया जो था इसमें उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया था इसराइल को। रीज़न क्या होगा, रीज़न ये था कि जो इसराइल का था अरब कंट्रीज़ के साथ लड़ाई चलता है, ठीक है। और इंडिया का जो रिलेशन रहता है अरब कंट्रीज़ के साथ, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, इनके साथ हमेशा से अच्छा रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि जो भी ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब इंडिया को कहाँ से आ रहा है, तो सऊदी अरब वगैरह से ही आ रहा है। तो इंडिया क्यों अपना रिलेशन ख़राब करेगी इसराइल के चक्कर में बाकी अरब नेशन के साथ। इसराइल तो अभी अभी जन्मा है, अभी जन्म ले रहा है, अभी उससे अच्छा रिलेशन कर लेंगे और अरब से लड़ाई कर लेंगे तो ये तो इंडिया के लिए कभी अच्छा नहीं रहेगा। तो इंडिया इसलिए कभी भी सपोर्ट नहीं किया था इसराइल को उस टाइम। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन में जब एडमिशन की बात करें इसराइल को, तो
1949 में उस टाइम भी इंडिया ने अगेंस्ट वोट किया था इसराइल के एडमिशन को लेके यूनाइटेड नेशन में। तो देखा जाए तो उस टाइम इंडिया जो था इसराइल को सपोर्ट नहीं करता था। रीज़न बस एकमात्र यही था कि अरब नेशन के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशन था। बट जब 1950 में इसराइल जो था ऑफिशियली अनाउंस्ड हो गया था कि एक नया नेशन रहेगा एज द स्टेट ऑफ इसराइल, ये नया नेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो कंट्रीज थी उन्होंने वोट कर दिया था, तो मेजोरिटी इसराइल के पास थी कि हाँ ये नई कंट्री रहेगी। सॉरी। सो अब 1950 टू 1991 देखा जाए तो इंडिया का इनफॉर्मल रिलेशनशिप रहा है इसराइल के साथ। उतना भी अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहा है, बस काम चलाओ रिलेशन, चलो ठीक है नेशन बन गया है, अब किसी के साथ हमको लड़ाई वड़ाई करके नहीं रखना है, तो ऐसे ही रिलेशन, काम चलाओ रिलेशन हो रहे थे। रीज़न यही था, फिर से कहूँगा कि अरब नेशन के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशनशिप रहा है, तो वो इंडिया कभी बिगाड़ना नहीं चाहती थी। अब 1950 से 1991 तक 36 का आंकड़ा चलते रहा है इनका, इसराइल और अरब कंट्रीज़ का छोटा मोटा वॉर होते रहा है। लेकिन 1991 में क्या देखा दोनों कंट्रीज़ ने, इसराइल और अरब नेशन ने देखा कि यार हम तो बस लड़ ही रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, ना हम डेवलप कर पाएंगे, ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो उन्होंने एक पीस साइन कर लिया खुद के बीच में कि चलो हम अब लड़ाई नहीं करेंगे, अब अपना अपना ध्यान देते हैं। तो उन्होंने एक पीस साइन कर लिया। अब ये 1991 में पीस साइन हो गया, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा मौका था कि इसराइल की तरफ भी हाथ बढ़ाए। भाई इसराइल देखो ऐसा कंट्री है जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है और ये सब डेवलप करता है, तो इंडिया के लिए हमेशा फ़ायदा रहेगा। इसराइल के साथ भी अच्छा रिलेशन में रहना, तो इंडिया ने हाथ बढ़ाया इसराइल की तरफ भी, ठीक है। तो उस टाइम अरब नेशन के साथ तो अच्छे रिलेशन थे नहीं, अब अरब का भी पीस हो गया था इसराइल के साथ, तो इंडिया ने भी पीछे नहीं हटा उससे हाथ मिलाने के लिए। अब क्या हुआ उसके बाद से इंडिया और इसराइल का रिलेशनशिप बढ़ते गया, अच्छा चला। 1991 के बाद से रिलेशन जो थे और स्ट्रॉन्गर होते गए। तो 1992 में इसराइल ने क्या किया, तेल अवीव एक जगह है इसराइल में, वहाँ पे एम्बेसी खोला इंडिया के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करता था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था वो एम्बेसी, ठीक है। और इंडिया ने भी जवाब में न्यू दिल्ली में इसराइल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एम्बेसी खोला, ठीक है। और बेंगलोर और मुंबई में कंसल्टेट भी है जो कि रिप्रेजेंट करता है इसराइल को, ठीक है। अब देखा जाए तो उसके बाद से दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन, वाह भाई वाह क्या बात है, इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक को लेके, मिलिट्री को लेके, या फिर कोई भी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी बनाना हो उस चीज़ को लेके, दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है। इंडिया जो है लार्जेस्ट बायर ऑफ इसराइली मिलिट्री इक्विपमेंट है। देखा जाए वर्ल्ड में तो इसराइली जो भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो भी हो गया, तो सबसे बड़ा कस्टमर उनका इंडिया ही है, इंडिया ही सबसे ज़्यादा उसको खरीदता है। और अगर इसी को देखा जाए तो इंडिया जो भी इक्विपमेंट्स लेता है बाकी नेशन से अगर कंपेयर किया जाए, तो इसराइली से सेकंड लार्जेस्ट है, सप्लायर है। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे रसिया है, हम रसिया से सबसे ज़्यादा डिफेंस सप्लाईज जो भी होता है रसिया से सबसे ज़्यादा लेते हैं, और उसके बाद अगर कोई कंट्री जिससे हम लेते हैं तो इसराइल है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका, इंपॉर्टेंट हो गया, जिसको आप बता सकते हैं कभी भी लेक्चरेट एसएसबी के या कोई भी स्पीच में, और अपना फैक्ट दे सकते हैं। अब देखा जाए फिर एक बहुत ही फैक्टफुल पॉइंट जिससे आप बोल के अपने आप को स्ट्रांग साबित कर सकते हैं किसी भी ग्रुप डिस्कशन या किसी भी चीज़ में। तो देखा जाए 2014 में 2014 में इंडिया एंड इसराइल वर द 10th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ओवरऑल एंड थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ एशिया। तो पूरे अगर वर्ल्ड में कंपेयर की जाए दो कंट्रीज जिनके बीच में ट्रेड रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, तो इंडिया और इसराइल का रैंक 10th पे था, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशन है। अगर एशिया में देखा जाए तो उनके रैंक थर्ड लार्जेस्ट थे, वे तीसरे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर थे, ठीक है। अब 1997 में अब क्या हुआ कि सिलसिला चालू हुआ इधर उधर जाने का। 1997 में इजर विजमैन जो थे फर्स्ट इजरायली प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया, ठीक है। जवाब में 2000 में लाल कृष्ण आडवाणी जी उन्होंने इसराइल का विजिट किया, वो पहले मिनिस्टर थे ऐसे जिन्होंने इसराइल का विजिट किया। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, मोदी जी हमारे जो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वहाँ पे जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने पर्सनली मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है, कोई भी अगर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है वो भी पर्सनली, तो ये दिखाता है कि कितने अच्छे रिलेशन है दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और क्या हुआ, मोदी जी अब उन्होंने कंग्रेचुलेट कर दिया था मोदी जी को, तो मोदी जी भी उनसे मिले थे न्यूयॉर्क सिटी में, जबकि जब कब मिले थे, यूएन जनरल असेंबली का साइडलाइन जब चल रहा था, तो न्यूयॉर्क में जब चल रहा था, तो मोदी जी भी उनसे मिले थे,
ठीक है। अब आगे देखेंगे तो अब जैसा कि मैंने बोला आने जाने का सिलसिला चालू था, तो 2015 में जब वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा था, तो उसमें जब इसराइली की एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो आई हुई थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। फिर 2015 में इजरायली डिफेंस मिनिस्टर आए हुए थे, तो एरो इंडिया समिट 2015 जो हो रहा था उसमें भी उन्होंने पार्ट लिया। फिर 2016 में हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने इसराइल का विजिट किया और बहुत सारी जगह घूमा भी। इसराइल में कुछ दिन का उनका स्टे था, तो उन्होंने घूमा। ठीक है। और 2017 में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2017 में आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इसराइल। ठीक है, ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने इसराइल का विजिट किया। ठीक है। अब गए थे तो 7 एमओयू साइन हुआ था। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ये किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर इश्यू को लेके दो नेशन एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट कुछ साइन करती है कि हम इस पर्टिकुलर मैटर पे काम करेंगे, कुछ हल निकालेंगे। तो वो साइन हुआ था, जो कि मैं इधर लिस्ट नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए आप गूगल करके उसको देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ ब्रीफ में, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, कुछ रिवर बचाने को लेके उन सब से रिलेटेड था। तो वो सब चीज़ था एमओयू के बीच में। ठीक है। अब फिर और एक बात याद रखिएगा कि 2017 में नरेंद्र मोदी जी गए थे इसराइल के विजिट में, लेकिन याद रखिएगा 2006 में जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब भी वो इसराइल के विजिट में गए थे। ठीक है। अब 2016 में क्या हुआ था? मिलिट्री ट्रेड विद इसराइल रिच्ड ऑलमोस्ट $600 मिलियन। ये बहुत ही बड़ी रकम है दोनों के बीच में। बस देखा जाए तो मिलिट्री ट्रेड, मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह के ट्रेड इसराइल के साथ हमारा कितना हो गया था? $600 मिलियन टच कर गया था। ठीक है। और 1997 में जो बाराक मिसाइल था, इंडिया ने इसराइल से ही परचेज किया था। और देखा जाए तो 1998 में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इंडिया ने पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो बहुत सारे नेशन ने इसमें प्रोटेस्ट किया था, अगेंस्ट में थे। इसमें देखा जाए तो बिल क्लिंटन, जो कि उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत जोरदार रूप से इसके अगेंस्ट में थे, बहुत गुस्से में थे। लेकिन कुछ कंट्रीज थी जैसे कि फ्रांस, रसिया और इसराइल हमारा, तो ये सब कंट्रीज हमारे सपोर्ट में थे। तो इससे हम देख सकते हैं कि इसराइल हमेशा से हमारे सपोर्ट में रहा है और अच्छा रिलेशन शेयर किया है हमारे साथ। ठीक है। अब 2007 में देखा जाए, 2007 में $2 बिलियन का मिलिट्री एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों कंट्री के बीच में। ये बहुत ही बड़ी रकम है भाई, $2 बिलियन मिलिट्री एग्रीमेंट साइन। ठीक है। अब इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है इसराइल को? तो देखा जाए तो इंडिया, जैसे कि हमारा हिस्टोरिकल प्लेस रहा है, तो प्रीशियस स्टोन्स हो गया, मेटल्स हो गया, फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया, मशीनरी, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ हमेशा से एक्सपोर्ट करते रहा है इसराइल को। ठीक है। बदले में इसराइल हमको मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह, जो भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी होता है, वो सब चीज़ देते रहा है। ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट, इसको भाई, इसको तो लिख ही लेना, क्योंकि और रट लेना इसको, क्योंकि ये जो है, इसको आप कंक्लूजन की तरह यूज़ कर सकते हैं कहीं भी स्पीच, ग्रुप डिस्कशन या जो भी लेक्चरेट होगा एसएसबी का, उसमें आप बता सकते हैं। क्या बताएंगे? कि बाइलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इसराइल ग्रीव फ्रॉम $200 मिलियन इन 1992 टू $4.52 बिलियन इन 2014। ठीक है। तो मात्र देखा जाए तो 22 साल में इतना ज़्यादा किसी भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड ऊपर जाना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, कहाँ $200 मिलियन था 1992 में, फिर $4.52 बिलियन चले गया 2014 में ही। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। ये दिखाता है कि दोनों कंट्री के बीच में कितना रिलेशन अच्छा है और कैसे धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि इसराइल के साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है, और इसराइल हमेशा हमेशा हमको सपोर्ट करते आया है और आगे भी करता रहेगा। जैसा कि हम रिलेशन देख सकते हैं, बहुत ही मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का आना जाना रहा है। तो हम बोल सकते हैं इंडिया और इसराइल का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहा है। सो ये था हमारा लास्ट पॉइंट, और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडिया इसराइल रिलेशन स्टार्ट ख़त्म होता है। और आगे मैं बाकी कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन डालते रहूँगा। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और जो भी, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो था, तो हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए वो भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए लाइफ। चलो, थैंक यू यार।